वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें तथा अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीआर इज़ द फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। यहां से आप लोगों को हाई स्कूल, इंटर, आईआईटी और पॉलिटेक्निक की कक्षाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, मतलब जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये यहाँ से जो भी वीडियो प्रोवाइड हो वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मात्र 2 क्वेश्चन बच गए थे। तो आज हम उसका दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th और 11th की। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति अधिक हो तो दोनों की औसत चाल बताना है। मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए मैसूर है, ये पॉइंट है मैसूर और ये पॉइंट बोल रहा है ये बेंगलोर है, तो इसको मान लेते हैं ये बेंगलोर है। यही चीज इसने बोला है कि मैसूर से बेंगलोर का डिस्टेंस दे दिया 132। ठीक है, यहां से 2 गाड़ियां जाती हैं, यहां से यहां 2 हमेशा गाड़ियां चल रही हैं। क्या कौन सी? एक एक्सप्रेस है और एक कैसी है? सवारी गाड़ी। आपको अच्छे से पता होगा जो एक्सप्रेस की स्पीड रहती है, नॉर्मल अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो जो एक्सप्रेस की स्पीड रहेगी वो सवारी गाड़ी की स्पीड से तो ज़्यादा ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो एक्सप्रेस है वो कम समय लेगी अकॉर्डिंग टू, मतलब कंपैरिजन टू सवारी गाड़ी। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेस गाड़ी को कम समय लगेगा और सवारी गाड़ी को ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ तक हमको बात हमारे दिमाग में आ गई। अब समझना क्या है कि हमको निकालना है दोनों की औसत चाल। हम किसकी औसत चाल? दोनों की औसत चाल निकालना है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जब किसी भी क्वेश्चन में दोनों पूछे, 2 चीज़ निकालने के लिए रहे, तो उसको 2 चर के रैखिक समीकरण से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कि हम लोग चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो द्विघात समीकरण से करेंगे, लेकिन आप इसको लीनियर इक्वेशन बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको आगे सॉल्व। देखिए हल में हल। अब देखिए मानेंगे क्या, अगर हम मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है। कौन समय कम लेता है? एक्सप्रेस गाड़ी। किससे? सवारी गाड़ी से। तो अगर हमको सवारी गाड़ी की समय पता चल जाए तो हम एक्सप्रेस में क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे तो एक्सप्रेस का निकल जाएगा। तो यही करेंगे। माना 132 किलोमीटर तय करने में रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी को x घंटे लगता है। x घंटे लगता है। ठीक है, x घंटे लगता है। सॉरी, दोनों की चाल निकालना है ना, तो यहां पर हम मानेंगे माना 132 किलोमीटर दूरी तय करने में सवारी, ये इसको ऐसे नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, क्योंकि औसत चाल हमको निकालना है ना, इसलिए औसत चाल मानेंगे। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या है? x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, केवल हम सवारी गाड़ी की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस दिया गया है 132, चाल दी गई है x, दिया क्या नहीं है? समय। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं हमेशा 3 ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, समय, दूरी, चाल। समय हमको चाल हमको पता है, दूरी हमको पता है, समय नहीं पता तो समय निकाल लेंगे। तो यहाँ निकालेंगे डायरेक्ट सवारी गाड़ी, मतलब इसी का समय निकाल लेंगे। तो इसका समय कितना आएगा भैया? समय के लिए फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल।
दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी 132 है और चाल कितनी है? चाल है x किलोमीटर। तो समय लिखता है 132 बटे x घंटे, यहाँ पे समय निकलेगा। ठीक है, ये समय निकल गया। अब आगे बात करेंगे, ये तो सवारी गाड़ी के बारे में हो गया, सवारी गाड़ी की औसत चाल हो गई। अब दूसरी बात ये बोला है, अब एक्सप्रेस गाड़ी की मानेंगे। तो एक्सप्रेस गाड़ी की एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, ध्यान से समझिए। सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, मतलब जाहिर सी बात है एक्सप्रेस की स्पीड ज़्यादा होगी, तो एक्सप्रेस की स्पीड जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। तो ये x है, इसकी चाल x है और इसकी 11 अधिक करेंगे तो 11 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब समझ लीजिए, अब यह डिस्टेंस, दूरी तो सेम है, लेकिन अब एक्सप्रेस के लिए जो है स्पीड बदल गई है। अब x प्लस 11 है, x प्लस 11 हो गई है। तो वही करेंगे, इसका भी समय निकालेंगे, तो इसको समय निकालेंगे, इस जो समय लगेगा वो क्या होगा? दूरी बटे चाल। फार्मूला तो यही होगा, तो दूरी कितनी है? 132 ही रहेगी, लेकिन जो चाल है इसकी वो कितना हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ से आप एक और चीज़ निकालिए, ज़्यादा समय कौन लेगा? जाहिर सी बात है सवारी गाड़ी ज़्यादा समय लेगी। ठीक है, अब दोनों का अंतर वो दे दिया है कितना? 1 घंटे। दोनों का अंतर कितना दिया है? 1 घंटे। तो ज़्यादा समय ये ले रहा है, कम समय ये ले रहा है, तो हमेशा हम क्या करते हैं? अंतर में ज़्यादा समय में से कम समय को निकाल देंगे। तो ज़्यादा समय में ये है, ज़्यादा समय से कम समय को निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 घंटा। तो यही करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, ये होगा 132, x माइनस क्या होगा? 132, यहाँ हो जाएगा x प्लस 11 बराबर 1। इस प्रकार का आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए। समय, जब समय का अंतर देता है तो हमेशा समय निकालते हैं और दोनों का अंतर के बराबर दिखा देते हैं उसको, इसके अंतर के बराबर दिखा दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? x आएगा और x प्लस 11 आएगा, ये एलसीएम आएगा। अब देखिए, x से डिवाइड हुआ, x प्लस 11 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 132 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 132 x हो जाएगा, 132 x हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। 132 का मल्टीप्लाई जब 11 में करेंगे तो इसका आएगा 1452। कितना आएगा? 1452। 132 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 1452 आएगा। माइनस है, माइनस कर दीजिए आप। 100, देखिए इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। x का मल्टीप्लाई 132 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 132 x। ठीक है, बराबर क्या है? बराबर 1 दिया है, बराबर 1 कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा? 1452 और ये नीचे। तो चलिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है 1452 और अपान में क्या है? इसका मल्टीप्लाई देखिए करिए, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा आपको। ठीक है, x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11x बराबर, इधर तो 1 है, 1 ही कर देते हैं। अब इसके नीचे 1 मान के तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11x स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, x का मल्टीपल तो x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, अब बराबर होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1452 में करेंगे तो ये 1452 ही रहेगा। अब 1452 को 20 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ये बन गया है आपका द्विघात समीकरण। अभी इसी द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पे इसको लिखिए, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0 है। अब इसको दो पार्ट में आपको ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1452 आना चाहिए और प्लस और माइनस से करने पर 11 आना चाहिए। तो आप ध्यान लगाइए क्या होगा, 1452 का फैक्टर करिए। ठीक है, उसको देखिए, या आपको इसको सॉल्व करने के और सी बहुत मेथड है। कौन सा मेथड है? श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या तो पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम तो आपको एडवाइस देंगे, अगर गुणनखंड आप नॉर्मली कर पा रहे हैं तो गुणनखंड करिए, नहीं तो श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको 44 और 33 मिलेगा। क्या मिलेगा? 44 और 33 मिलेगा। जब 44 और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आएगा, और 44 में से 33 निकाल देंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको प्लस लाना है, यहाँ पे माइनस लाना है। इसका मतलब जो है 44 बड़े वाले को प्लस में रखेंगे और छोटे वाले को माइनस में रखेंगे। अब इसके आगे सॉल्व करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x और माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x कॉमन कर दीजिए। ये x प्लस 44, इन दोनों में कॉमन माइनस 33 कॉमन कर दीजिए। सेम वही चीज़ जो हम कहते हैं, जो इस ब्रैकेट में आना चाहिए उसको भी उसी ब्रैकेट में कर दीजिए। 44 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, इसको साथ में लिख दीजिए x प्लस 44, और इन दोनों को साथ में लिख लीजिए x माइनस 33 बराबर 0। अब एक बार इसको लेकर सॉल्व करिए, एक बार इसको लेकर सॉल्व करिए। तो पहले इसको लेकर सॉल्व करिए। x प्लस 44 बराबर 0 लेने पर, अब जब 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 44 तरफ जाएगा तो माइनस 44 हो जाएगा। और x हम माने क्या है भाई साहब? x हम माने हैं चाल, तो चाल कभी नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले कि x माइनस 33 बराबर 0 का। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 33 बराबर 0 लेने पर, तो 0 ले लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 33 किलोमीटर पर आवर। यही हमको निकालना था, हमने निकाल दिया x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर। तो x क्या है? सवारी गाड़ी की औसत चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे काट के कि अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है? 33 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमको दोनों की निकालनी है ना, दोनों की निकालनी है। तो इसका पता चल गया। और एक्सप्रेस का कितना है? 11 ज़्यादा होता है। एक्सप्रेस का स्पीड कितनी है? 11 ज़्यादा होता है। तो एक्सप्रेस के लिए क्या करेंगे? एक्सप्रेस का कितना है? x प्लस 11 है, x प्लस 11 है। तो x का मान आप 33 निकाले हैं, प्लस 11 जोड़ दीजिए 44। तो कितना आ जाएगा? जो सवारी गाड़ी की स्पीड होगी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, और जो एक्सप्रेस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम में आप जरूर लिखिएगा, अतः औसत गाड़ी की स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटे है। हर क्वेश्चन में लास्ट में आंसर जो आता है उसको अपने वर्ड में लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, तो आपको एक भी नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो लास्ट पार्ट बचा है हम उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट आपके सामने है। क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की क्या निकालना है? भुजाएं निकालना है। दो वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो स्क्वायर है। तो देखिए मान लीजिए एक स्क्वायर ये है। स्क्वायर किसको कहते हैं बताइए? स्क्वायर हम किसको बोलते हैं? स्क्वायर जिसकी चारों साइडें कितनी होती है? इक्वल होती है, उसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो ये बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, मतलब दो वर्ग की बात कर रहा है। अब वर्ग की बात कर रहा है, क्षेत्रफल आ गया है, भुजाएं निकालना है। तो भुजाएं निकालना है और दो वर्ग है तो इनकी भुजाएं हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे कि इसकी भुजाएं x है। अगर इसकी भुजा x होगी तो ये चारों साइडें कितनी होंगी? ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। अब इसकी भुजा मानते हैं, क्योंकि अलग दो वर्ग है तो अलग अलग भुजाएं हो सकती हैं। तो इसकी भुजा मान लेंगे हम y होगी, तो इसकी भी y होगी, इसकी भी y होगी और इसकी भी y होगी। आ गया बस समझ में? ये दो वर्ग हो गए। सपोज दैट इसको हम मानेंगे ये स्क्वायर है तो s से मान लें इसको, ये मान लेंगे पहला स्क्वायर है और ये मान लेंगे दूसरा स्क्वायर है। पहले स्क्वायर की जो साइड है उसको हम x माने और दूसरे स्क्वायर की जो साइड है उसको हम y माने हैं। तो यहाँ मान लें, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा
x मीटर, यहाँ पे मीटर में है तो x मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। यहां तक हमने बात कर लिया है। अब ये बात किसकी किसकी बोला है? क्षेत्रफल की बात बोला है और परिमापों की बात बोला है। तो क्षेत्रफल और परिमाप हम निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वर्ग जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो अगर S1 वाले त्रिभुज के लिए निकालेंगे, S1 वाले त्रिभुज के लिए, तो S1 की भुजा क्या है? x, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। मतलब जो S1 का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? x स्क्वायर। ऐसे ही S2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। S1 का क्षेत्रफल निकालिए तो S1 का परिमाप भी निकाल लीजिए आप, इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई भुजा, तो 4 मल्टीप्लाई भुजा होती है तो बराबर 4 करेंगे, और भुजा कितनी है? x है तो 4x हो गया। ये सूत्र है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई भुजा। ये S1 के लिए आपने क्षेत्रफल निकाल लिया, S1 के लिए आपने परिमाप निकाल लिया। ऐसे ही आप S2 के लिए क्या निकालेंगे? ये रफ में मान सकते हैं। S2 के लिए क्या मानेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर होता है, तो ये इसका y है तो इसका हो जाएगा y स्क्वायर। आ गया समझ में? फिर आगे बात करेंगे S2 के लिए परिमाप। S2 के लिए परिमाप कितना हो जाएगा? इसका 4 मल्टीप्लाई भुजा होता है तो 4 तो रहेगा, भुजा कितनी है? y हो गया। बस यहां तक हमने कर लिया। अब इसी का यूज हमको इक्वेशन बनाने में करेगा। देखिए क्या होगा, यहां पे 2 लीनियर इक्वेशन आपको बनेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। वर्गों का क्षेत्रफल, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग, एक ये है और एक का क्षेत्रफल ये है। इन दोनों का योग मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर का योग कितना है? 468 के बराबर। तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है? 468। ठीक है। अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या बोला है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। तो परिमाप का अंतर जब आता है तो अंतर में 2 वर्ग है। अब कौन सा वर्ग बड़ा है, कौन सा वर्ग छोटा है, कुछ हमको पता नहीं है। जब ऐसी कंडीशन है तो किसी को आप बड़ा और किसी को छोटा मान सकते हैं। तो माना हमने S1 बड़ा है, S2 छोटा है, तो अंतर 24 है, तो मतलब इनके परिमापों का अंतर। तो परिमाप कितना है? इसका परिमाप 4x है और इसका परिमाप 4y है। मतलब 4x में से 4y को घटा दे तो आंसर कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। सेम यही चीज करेंगे। तो यहाँ 4x माइनस 4y को अगर माइनस करते हैं तो किसके बराबर आता है? 24 के बराबर आता है। ठीक है। यहाँ से देखिए 4 कॉमन है, सब में 4 कॉमन कर लीजिए। इन दोनों में केवल कॉमन है, उधर को हटाइए। x माइनस वाई होगा बराबर, इधर कितना है? 24 है तो 24। अब इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 24/4। 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो ये क्या बनना है? x माइनस 6 बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर x का मान निकाल लें, हम x का मान निकाल लें और यहाँ पर x का मान रख दें तो y का मान निकल जाएगा। सेम ऐसे ही करेंगे। तो x बराबर क्या करने वाले हैं हम? ये देखिए 6 है, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो y प्लस 6 हो गया। ये x का मान आ गया। अब इसी x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो रखिए x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन थोड़ा सा अलग जा रहा है आपको। तो देखिए ये इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है। तो x का मान रखिए y प्लस 6 होता है यहाँ पे y प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस y का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कितना है? 468 है, 468 कर दीजिए। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनना है तो तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 देखिए लिख देते हैं, 2a का मतलब y है, b का मतलब 6 है, 2ab प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, आपने यहाँ तक सॉल्व किया। अब देखिए क्या है, ध्यान से
देखिए ये y है और ये y है, दोनों जुड़ जाएगा तो ये y और ये y कितना हो जाएगा 2y² हो गया 2y²। यहाँ पे देखिए प्लस 36 है तो क्या करिए पहले इसको लिख लीजिए, प्लस 6 2 12y, ये 12y हो गया, ठीक है। प्लस 36 है प्लस 36 कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्लस में 468 इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 468 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए। देखिए 2y² प्लस 12y, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 468 है, 468 में से 36 को निकालना है तो देखिए 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, चिन्ह तो माइनस का लग जाएगा क्योंकि बड़ा माइनस है, तो 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा। यहाँ पे 6 है, 6 से 3 जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पे 4 है तो 432 बराबर 0। अब आपको देखिए यहाँ द्विघात समीकरण बन रहा है, लेकिन एक चीज़ और देखेंगे आप, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करके 2 को उस तरफ ले जाइए, भाग कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या y² केवल प्लस 6y बचेगा, ठीक है, माइनस इसको भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 6, 216 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। अब इसी द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको नोट करिए तुरंत जल्दी से। चलिए हम इधर बना देते हैं, ठीक है, लिखा रहने दीजिए। ये y² प्लस 6y माइनस 216, अब इसको तोड़िए, कितने पार्ट में आप तोड़ेंगे 216 को, कि मल्टीप्लाई करने पर 216 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 6 आना चाहिए। आप अपने दिमाग में लगाइए, 216 का फैक्टर करिए आप। तो देखिए जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 है। 216 का जब आप फैक्टर करेंगे तो ये 18 और 12 के फॉर्म में आएगा। 18 में से 12 को निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 18 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यही कर दीजिए, तो y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन y है, y कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन करिए, माइनस 12 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस y प्लस 18 बराबर 0। तो y प्लस 18 दोनों ब्रैकेट में, इसको साथ में लिख लेंगे, और y माइनस 12 को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इधर देखिए, अगर y प्लस 18 बराबर, यहाँ पे देखिए y प्लस 18 बराबर 0 लेने पर तो लीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 18, और y किसका मान हम माने हैं दूसरे वर्ग की भुजा। तो किसी भी माप, कभी भी भुजा किसी की निगेटिव में नहीं होती है, तो ये कैसा मान्य हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। दूसरा बच जो रहा है y माइनस 12 बराबर 0, तो ये y माइनस 12 बराबर 0 लेने पर, y माइनस 12 बराबर 0 लेने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो जो y का मान आ गया वो 12 आ गया, y बराबर 12 निकाल लिए हम द्विघात समीकरण से, और x बराबर कितना है y प्लस 6। मतलब ये चीज़ है कि जो y है, y वाला हम दूसरा वाला माने हैं, तो जो दूसरा वर्ग की एक भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर की। इसका जो भुजा है y बराबर कितना है 12 मीटर, ये मीटर में है तो 12 मीटर हो गया। अब x का मान निकालने के लिए 12 का मान उठाकर अगर इसमें रखें तो x बराबर क्या आएगा, ध्यान से, x बराबर देखिए इसको अलग से लिख देते हैं, x बराबर क्या आएगा, y की जगह पे क्या है 12 और प्लस 6 बराबर 18। मतलब जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा 18 मीटर है, और जो छोटा वाला वर्ग है उसकी भुजा 12 मीटर है। तो इसका आंसर 18 मीटर और 12 मीटर होगा, ठीक है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कल की क्लास में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 की, और इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।